नमस्कार किसान भाइयों। मैं एग्रोस्टार का एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट फिर से आपके पास आया हूँ। खरीफ की सीजन शुरू हो गई है। कई किसान भाई ने फसल लगा दी होगी, कई किसान भाई लगा रहे होंगे और किसी ने अभी प्लानिंग किया होगा कि जुलाई एंड में या तो अगस्त में हम करेंगे। इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको ये समझाना है कि कैसे अपनी ज़मीन में, छोटी सी ज़मीन में मल्टीपल क्रॉप लें और जो वातावरण की या तो सीजन की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो आती है, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, भाव का नहीं मिलना, किसी में बहुत सारा प्लांटिंग हुआ है तो अगली सीजन में भाव नहीं मिलेगा, उस सब से बफर बफर जिसको बोलते हैं कि उस सब से बफर हो जाना। मतलब कि मानो कि आपने एक ही फसल करके रखी है, आपकी 5 एकड़ ज़मीन है, पाँचों 5 एकड़ में कपास लगा के रखा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन कोई इल्ली वगैरह आ गया और आपको डैमेज हो गया, तो आपका खर्चा ज़्यादा हो गया और इनकम ज़ीरो हो जाएगी। या तो मानो कि आपने कपास किया है लेकिन कपास का रेट नहीं मिला, तो आपका खर्चा तो हो गया है, प्रोडक्शन भी आ गया है, लेकिन आपका प्रॉब्लम तो वही का वही रहेगा कि इनकम बहुत कम होगी। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कई सारे किसानों को मैं मिला हूँ। उसके अनुभव के आधार पे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मल्टी क्रॉपिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं और उसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके से करते हैं। उसमें एक तरीका ऐसा भी है कि एक ही खेत में 2-3 फसल को करना और दूसरा तरीका लेयर, मल्टी लेयर है। जैसे कई किसान भाई ऐसे करते हैं कि खेत में बेल वर्गीय वनस्पति करते हैं। तो एक बेल चलती है और बेल के नीचे दूसरा फसल चलता है। तो मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे अनुभव है मेरे, कई किसानों को मैं फ़ायदा लेते हुए देख चुका हूँ और कई किसान भाई को बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचता हुआ भी देख चुका हूँ मैं। तो इसको वैज्ञानिक तौर पे मैं आपको विवरण दूँगा यहाँ पे। तो किसान भाइयों, उसकी शुरुआत करते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट क्या-क्या है। मल्टी क्रॉपिंग का जो पुराने कॉन्सेप्ट है, उसमें पहला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मिक्स क्रॉप, मतलब एक ही खेत में 2 क्रॉप करना, जिसका स्टैंडर्ड एग्जांपल रेनफेड फार्मिंग में, जहाँ बिन पियत खेती होती है, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ आकाशीय खेती बोलते हैं कि बारिश आधारित क्षेत्रों में ये नॉर्मली किया जाता है, वो है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने 2 क्रॉप लगाए हैं और दोनों मेन क्रॉप है। आप उसको दोनों मेन क्रॉप की तरह ट्रीट करते हो। तो जैसे कपास के साथ आपने अरहर की खेती की है, मतलब एक लाइन कपास की, एक लाइन अरहर की, तो 50-50 हो गया ये। कोई किसान ऐसा करता है कि 2 लाइन कपास की और एक लाइन अरहर की, तो ये 65-35 65-35 का रेशियो हो जाता है, बराबर? कि कपास का मेन फसल है, अरहर का भी मेन फसल है, बराबर? कपास में कुछ प्रॉब्लम आया तो अरहर आपको बचा के रखेगी, अरहर में प्रॉब्लम आया तो कपास बचा के रखेगा। या तो फायदा हुआ, दोनों में फायदा होगा, रेट का भी फायदा मिल सकता है और ट्रीटमेंट तो लगभग सेम होती है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक फसल ऐसी होती है कि जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है और एक फसल में रिस्क कम होता है। एक फसल में रेट का प्रॉब्लम होता है, दूसरी फसल में रेट का प्रॉब्लम नहीं होता। मानो कि अरहर में, पीजीएनपी में रेट का प्रॉब्लम आया तो घर पे खाने के लिए भी चलेगी और थोड़ा बहुत तो रेट आएगा, उसकी वजह से आप दूसरे फसल की तैयारी भी कर पाओगे। तो ये मिक्स क्रॉपिंग है। इसमें पहला उदाहरण मैंने दिखाया, दूसरा उदाहरण ये है कि कपास की खेती में आप मूँग की खेती करो। इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात ये है कि जो 2 फसल का आप चयन करते हो, उसके कीट और रोग सेम नहीं होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए। क्योंकि कीट और रोग सेम होगा तो दोनों में अटैक आएगा, दोनों में प्रॉब्लम होगी, आप दवा छिड़काव करते-करते थक जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो फर्टिलाइज़र उठाने का तरीका है, वो अलग होना चाहिए। जैसे कि आपने कपास की खेती की है और उसके बीच में मूँग का किया है खेती, तो मूँग बहुत नज़दीक से, मतलब बहुत डीप में से खाद नहीं उठाता है, वो तकरीबन आधे फीट में से उठाता है और कपास लगभग 1.5 से 2 फीट में से उठाता है। तो फर्टिलाइज़र लेने का तरीका, जो ज़ोन है वो अलग-अलग है। तो वहाँ पे रूट में भी, ज़मीन में भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ऊपर भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ये दूसरा
वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 2 क्रॉप कौन से सिलेक्ट करें। कोई किसान कपास के साथ में मक्का करता है, बराबर? बहुत पहले के ज़माने, आज से 10-15 साल पहले कपास के साथ ज्वार ही करते थे। ज्वार जिसको बोलते हैं, सोरगम जिसको बोलते हैं, वो करते थे। सोरगम में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती कीट रोग की, और सोरगम को ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए। कपास को जो खाद डाला है उससे ऊँचा हो जाती है, और दोनों के कीट रोग भी थोड़े बहुत आते हैं सोरगम में, वो भी अलग है। और ऊपर से ज़मीन में भी कॉम्पिटिशन नहीं होगी। सोरगम है, पौधा सीधा बढ़ता है। सीधा बढ़ता है इसलिए इसकी एक दूसरे की छाया भी नहीं होती, मतलब ऊपर और नीचे कहीं भी कॉम्पिटिशन नहीं होती, और कीट रोग की भी कॉम्पिटिशन नहीं होती। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हो तो आप एक सही मायनों में मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हो। ये मिक्स क्रॉपिंग है, दोनों क्रॉप मुख्य है। और ऐसा ही रबी फसल में जाते हो तो कोई चने के साथ मक्का करता है तो सरी के बॉर्डर पे मक्का कर देते हैं। तो कोई किसान भाई एकदम रो क्रॉप करते हैं, जैसे एमेरेंथस करते हैं, राजीगरा वगैरह करते हैं, तो गेहूं में राजीगरा करते हैं, बराबर? तो गेहूं के बॉर्डर पे राजीगरा लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि राजीगरा भी प्रोडक्शन में आ जाता है, उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, और गेहूं तो मेन फसल है, उसका तो प्रोडक्शन आ ही जाएगा। तो उस तरह से मिक्स क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट है। और बागायती खेती में पपाया के साथ, जहाँ पे पानी की उपलब्धि अच्छी है, वहां पे पपाया के साथ ज्यादातर किसान भाई हल्दी की खेती करते हैं। वो मैंने देखा है, साउथ गुजरात में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी करते हैं किसान भाई। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दोनों के डिसीज पेस्ट अलग है, दोनों का रूट जोन अलग है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों का प्रोडक्शन अच्छा आता है। कई किसान भाई पपाया के साथ चिली की, मिर्ची की खेती करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक दूसरे के पूरक नहीं है। चिली में जो थ्रिप्स आती है वही पपाया में आती है, दोनों की थ्रिप्स एक ही है, तो कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो चिली और पपाया नहीं करना चाहिए। कई किसान भाई केले की खेती में हल्दी करते हैं, तो वो करना चाहिए, वो अच्छा है। तो कई किसान भाई ऐसा करते हैं, पपाया में अदरक की खेती करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि पपाया की खेती में अदरक किसी किसान भाई को सक्सेस चला गया, मैंने देखा था एक्चुअली 2006-7 में। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि पपाया की फफूंदी जो जमीन में फुट रॉट नाम का रोग लाती है, वही फफूंदी अदरक में भी प्रॉब्लम करती है। अदरक का जो सॉफ्ट रॉट है, तो वो रॉट उसमें भी आता है एक ही फफूंदी से। तो आप दवाई डाल डाल के थक जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पपाया में भी लॉस होगा, अदरक में भी लॉस होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने ये सब एग्जाम्पल दिए, वो मिक्स क्रॉपिंग के दिए, वो मिक्स क्रॉपिंग है। अभी दूसरा पार्ट इसमें ऐसा है कि रिले क्रॉप, एक फसल शुरू हुई, उसके बीच में दूसरी फसल लगाने की, तो पहली वाली फसल खत्म और दूसरी फसल शुरू। उसमें कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि, मानो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, और ये सही भी है, कपास की खेती करते हैं। जहां पे गन्ना हो सकता है, जहां पे आपके पास शुगर फैक्ट्री है और वहां कपास की भी खेती होती है, मध्यम से भारी जमीन है, तो वहां कपास वो उगा देते हैं। कपास करते हैं मई या जून में। कपास की अवधि होती है 150 दिन की, या तो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन की। तो आप समझो कि आपने, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो कि 1 जून को कपास की बिजाई कर दी है। 1 जून को कपास की बिजाई कर दी। कपास 1 जून से लेके 1 जुलाई, 1 महीना हुआ। 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त, 2 महीना हुआ। 2 महीने में फ्लावरिंग आ जाएगी उसकी कंप्लीट। फिर तीसरा महीना मतलब 90 दिन हुआ। 1 जुलाई मतलब जुलाई का महीना, जून का महीना, अगस्त महीना, 3 महीने खत्म हो गए, 90 दिन खत्म हो गए, उसमें टिंडे बन जाएंगे। अभी हार्वेस्टिंग आया नहीं है, लेकिन अगस्त महीना खत्म, अभी सितंबर महीना शुरू। तब आप कपास के बीच में आप शुगर केन की लाइन निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसे खेती करनी है आपको, तो कपास 5 फीट पे आपको करना पड़ेगा, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 से 2.5 फीट रखनी पड़ेगी। कई किसान भाई करते हैं 6 बाई 1 में करते हैं, या तो 5 बाई आधे फीट में करते हैं कपास की खेती। तो यहाँ पे अगर रिले क्रॉप करना है कपास और शुगर केन का, गन्ने का, तो आपको कपास की खेती 5 फीट पे करनी पड़ेगी, और पौधे से पौधे की दूरी है तो 2 से 2.5 फीट रखनी पड़ेगी, ताकि पौधे को फैलने की जगह है, अवकाश है, वो मिल पाए। और कपास जब 3.5 महीने का हो जाता है, 100 से 110 दिन का, जब पहली चुगाई शुरू हो जाएगी,
तब आपको शुगर केन का प्लांटिंग कर देना है। इसमें गन्ने का प्लांटिंग आपने कर दिया सितंबर की 15 तारीख के आसपास, बराबर। तो गन्ने को बाहर निकलने के लिए 15 दिन चाहिए और उसके बाद में गन्ने को बढ़ने के लिए टीलरिंग फेज तक आने के लिए और 30, 35, 40 दिन चाहिए। मतलब टोटल 45 दिन के बाद गन्ना अपने वृद्धि विकास के अच्छे स्टेज में आएगा। तब तक कपास आपका पहला या दूसरा प्रोडक्शन दे चुका होगा, क्योंकि पहला प्रोडक्शन जब लेते हो 105, 110 दिन पे पहली तुड़ाई कर लेते हो आप, तब से जाके दूसरे 1-1.5 महीने में दूसरी या तीसरी दूसरा प्रोडक्शन आपका आ चुका होगा। उस समय पे आप कपास को निकाल सकते हो। तो आपका कपास का प्रोडक्शन 5-7 क्विंटल, 8 क्विंटल, अच्छा रहा तो 10 क्विंटल भी आ सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ में आपका गन्ना भी 45 डेज का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है कि गन्ने के लिए जो खेत की तैयारी करनी है वो बहुत कम से कम खर्चे में हो जाएगी। गन्ना सेट हो जाएगा और आपको 1.5 से 2 महीना कम से कम बच जाएगा आपका। और यहाँ पे कपास खत्म, कपास का पूरा प्लांट आप मेन प्रोडक्शन लेके जमीन में गाड़ सकते हो। छोटी रोटरी चला के आप हरा होता है तो जल्दी से कट जाएगा और वो जमीन में दबा सकते हो। वो अभी भी थोड़ा बहुत मानसून बाकी होगा या जमीन में नमी होगी, वो सड़ गल जाएगा। जरूरत पड़े तो थोड़ा बैक्टीरिया डिकम्पोस्टिंग कल्चर का प्रयोग करके उसको सड़ा दो तो शुगर केन का वो खाद हो जाएगा। तो शुगर केन पूरा 1 साल जो चलने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर भी तैयार हो जाएगा। तो आप ऑर्गेनिक मैटर का खर्चा भी बचा सकते हो। तो ये एक रिले क्रॉप है। एक क्रॉप खत्म नहीं हुआ, दूसरा क्रॉप शुरू। ऐसा एक रिले क्रॉप का कॉन्सेप्ट है। ये रिले क्रॉप का मैंने फील्ड क्रॉप का बताया। अभी रिले क्रॉप का एक दूसरा उदाहरण है बागायती का फसल में। उसमें कैसा है कि आपने पपाया लगाया, अप्रैल 2025 में आपने पपाया लगाया और वो पपाया बड़ा हुआ, बराबर। पपाया में नॉर्मली 75 दिन में फ्लावरिंग आता है और 6 से 8 महीने में पहला प्रोडक्शन आता है। 15 अप्रैल एक फर्स्ट प्लांटिंग गिनते हैं तो वहां से लेके 7वें महीने में फर्स्ट प्रोडक्शन आएगा उसका। तो 15 अप्रैल से लेके 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद आपका फर्स्ट पिकिंग शुरू होगा। आप वो चालू रखिए प्रोडक्शन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके 11 महीने होते हैं। तब तक आपका पपाया लगभग 50% से ज्यादा प्रोडक्शन दे चुका होगा। लेकिन पपाया क्योंकि 17-18 महीने का या तो 2 साल का फसल है, बराबर, धीरे धीरे प्रोडक्शन आता रहता है, पौधा बड़ा हो जाता है, कैनोपी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, ऊपर बढ़ने लगता है, नीचे सूर्य प्रकाश पूर्णतः आता है। तो मार्च महीना आते ही 15 मार्च के आसपास लगभग पपाया का 12 महीना खत्म, आपका प्रोडक्शन 70% आ गया है। अभी जो आएगा आपको मुफ्त में लेना है, कोई ट्रीटमेंट उसकी नहीं करनी है। लेकिन नीचे 2 पपाया के पौधे में के बीच में एक लाइन में, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो आपने 6 से 7 फीट रखी थी, अभी पौधे से पौधे की दूरी भी 6 से 7 फीट है। तो बिल्कुल वही बंड पे, बराबर, वही रीज एंड फरो बोलते हैं, तो वो रीज पे आपको प्लांटिंग करना है बनाना केला। अभी पपाया खत्म नहीं हुआ है, पपाया और 3-4 महीना चलेगा, आपको प्रोडक्शन लेते रहना है। लेकिन मार्च का महीना है, अभी अप्रैल आएगा, धूप ज्यादा होगी तो केले को एक छांव भी हो जाएगी। 45 डिग्री टेम्परेचर में पौधा जो मुरझा जाता है वो मुरझा भी नहीं जाएगा। केले के लिए आपने कोई फील्ड की तैयारी नहीं की है, बराबर, केले के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर डाला नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है। पपाया के पत्ते गिरे हैं, फिर पपाया का ऑर्गेनिक मैटर और भी हम डालेंगे तो एक ऑर्गेनिक मैटर का सेविंग होगा, एक का दूसरा सेविंग होगा, केले के लिए जो स्पेशल तैयारी करते हो वो सेविंग होगा, आपका 10 से 20 हजार रुपया सेविंग हो जाएगा। यहाँ पे केला शुरू, मतलब मार्च 2026 में केला शुरू, आपका प्लांटिंग कर दिया आपने, बराबर। तो ये एक रिले हो गया। अभी पपाया का इनकम चालू है, वो इनकम से आप केले में खर्चा कर सकते हो। तो आपको कहीं से उधार लाने की भी जरूरत नहीं है। केले की तैयारी शुरू, पपाया का आपने प्रोडक्शन ले लिया है, पपाया का दूसरा प्रोडक्शन जो 20-30% जो भी 20-30% बचा है उसका खर्चा आप इसमें डालते हो, केले का पौधा बड़ा होने लगेगा। और जैसे ही केले का पौधा 3-3.5 महीने का होता है, यानी कि मार्च से लेके अप्रैल, मई और जून तक, पहली बारिश आने तक केले का पौधा कमर तक हो जाएगा। लगभग 7, 8, 10 पत्ते हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे,
उसको समर में एक प्रोटेक्शन मिल गया है, शुरुआत में कोई खर्चा नहीं किया है। तो अभी आपको सिंपल बारिश आने से पहले पपाया का जो पौधा है आपने अभी 100% ले लिया है, 15-16 महीना हो चुका है उसको, तो उसको पौधे को काट के उसके जो तना होता है, तने को भी छोटे-छोटे टुकड़े करके पपाया के जो रो था और उसमें जो आपने वही पंक्ति में, वही लाइन में जहाँ पे आपने केला प्लांटिंग किया है, उसके बाजू में ही बिछा दो और फिर एक थोड़ा-सा कल्टीवेशन करके उसमें उसको ढक दो, तो वो भी सड़ना शुरू हो जाएगा, एक आपका ऑर्गेनिक मैटर शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो पपाया के रोग हैं, वो केले में नहीं आते, केले के रोग हैं, वो पपाया में नहीं आते। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक ऑर्गेनिक मैटर का सेविंग हो गया और एक ज़मीन की तैयारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब पपाया खत्म होता है, उससे पहले आपका केला 3 महीने का, 3.5 महीने का या 4 महीने का हो चुका है, तो आपके वो 3.5-4 महीने बच गए। तो ऐसा एक रिले क्रॉप हॉर्टिकल्चर में बताया मैंने और एक फील्ड क्रॉप में बताया, तो इसको रिले क्रॉप बोलते हैं। तीसरा होता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मानो कि अरहर की खेती कर रहे हो और पीजीएनपी की खेती के अंदर आप सोयाबीन की खेती करते हो। उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना है क्योंकि दोनों के कीट रोग थोड़े-थोड़े सेम है, क्योंकि दोनों लेग्यूमिनस क्रॉप है, मतलब सिम्बी कुड़ की वनस्पति है। या तो अरहर के साथ आप मूंग बीन कर सकते हो। मूंग बीन कितने दिन की क्रॉप है? तो कि भाई 80-85 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन चलेगी। तो मूंग 90 दिन में निकल जाएगा, लेकिन अरहर 6 महीने की फसल है। 4 से 6 महीना, कोई वैरायटी 4 महीने की होती है, कोई वैरायटी 6 महीने की होती है। तो आपको एक इनकम 3-4 महीने में हो जाएगी, दूसरी इनकम बाद में होगी। तो उसको कैच क्रॉप बोलते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है, जहाँ पे आपको एक ही कुल की वनस्पति नहीं करनी है, अलग कुल की करनी है, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपने किया है अरहर, उसमें आप तिल की खेती कर सकते हो, सीसम की। तो तिल भी एक बहुत ही 100-115 दिन की फसल है, बहुत जल्दी आ जाती है। अरहर चलेगा 140-150 दिन तक, तो ये पहले आ जाता है, दूसरा बाद में आता है, बराबर? उसको कैच क्रॉप बोलते हैं। तो ऐसा भी एक मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हमने देखे, उसके आधार पे अभी एक नया कुछ डेवलपमेंट हुआ है, पिछले कई सालों से किसान भाई करते हैं, मल्टी लेयर करते हैं। मल्टी लेयर का मतलब ये होता है कि एक ज़मीन में पक रहा है, एक उसके ऊपर पक रहा है और एक उसके ऊपर पक रहा है, बराबर? बहुत अच्छी तरह से समझना इसको। जैसे एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि आपने करेले की खेती की है। करेला आपने किया, तो करेला मंडप पे चलता है या तो लौकी मंडप पे चलती है। तो लौकी का प्रोडक्शन शुरू होगा 45-50 दिन के बाद, तो वो ऊपर शुरू होगा। अभी उसके बीच में, बराबर? मतलब उसके मंडप के नीचे आपको ऐसी वनस्पति करनी है, जो आपको प्रोडक्शन जल्दी दे दे और जिसको थोड़ी छाँव की ज़रूरत हो। जैसे कि धनिया, धनिया की खेती की, उसको बहुत सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए और जल्दी आ जाता है 40-50 दिन में। और दूसरा कटिंग भी आएगा उसका, तीसरा कटिंग भी आएगा। तो मतलब जहाँ पे आपने मंडप बनाया है, मतलब 6 बाई 6 में मंडप बनाते हैं आप, बराबर? कि भई 6 फीट के अंतराल पे एक लाइन आती है बाम्बू की और हर 6-6 फीट पे या तो 5-5 फीट पे दूसरा बाम्बू आता है, जिस पे आपने मंडप बिछाया है, तार-वार डाल के। तो धनिया आप बीच में करते हो, मतलब जो 6 फीट का डिस्टेंस होता है बीच में, तो बीच में 2.5 से 3 फीट में धनिया का एक क्यारी बनाते हो। तो वहाँ पे धनिया चलेगा और जो बंड बनाया आपने, जहाँ पे आपने बाम्बू लगाए हैं सीधी कतार में, वो उसके बीच में जो अंतराल रहा, जहाँ पे पौधा नहीं आता है, मतलब करेले का या लौकी का पौधा नहीं आता है, वहाँ पे आपने कोई ऐसी वनस्पति की है जिसकी जड़ें डेवलप हो रही हो। उसमें जो वनस्पति है, जैसे कि हल्दी है, हल्दी कर सकते हो आप या तो अदरक कर सकते हो। तो ये करने से क्या होगा कि आपका ज़मीन में भी कुछ प्रोडक्शन आ रहा है, ऊपर बीच में भी आ रहा है, उसके ऊपर भी आ रहा है। हल्दी अदरक को छोड़ देते हो तो कांदा लगा सकते हो। मतलब ये उन किसानों के लिए है ये सिस्टम कि जिसके पास ज़मीन बहुत कम है और थोड़े समय में ज़्यादा प्रोडक्शन ले ले सकते हैं। तो ये मल्टी लेयर बोलते हैं, ज़मीन में भी, बीच में भी, ऊपर भी। उदाहरण स्टैंडर्ड है कि आप करेला या लौकी कर सकते हो, बीच में धनिया कर सकते हो और नीचे अदरक है, फिर कांदा, ओनियन है, लहसुन है या तो हल्दी है, वो ज़मीन वाली खेती भी कर सकते हो।
इसमें आपको थोड़ा इंटेंसिव काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना पड़ेगा, पानी का मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने सजेस्ट किया है, उसको लगभग-लगभग एक सरीखा पानी चाहिए। आपको ये सब करने से पहले पानी की जो रिक्वायरमेंट है, वो माप लेनी चाहिए कि सबकी पानी की रिक्वायरमेंट सेम है या अलग-अलग है, बराबर? आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो सूखी ज़मीन में होने वाली फसल कर दो और पानी दूसरे को ज़्यादा, इसको भी ज़्यादा, तो कम पानी वाली फसल जो होती है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। तो मैंने जो सजेस्ट किया, उसके आधार पे कर सकते हो आप। ज़्यादातर भारी ज़मीन में ये नहीं कर सकते, मध्यम दोमट ज़मीन है, उसमें आप कर सकते हो, या तो रेतीली बलुई मिट्टी से दोमट तरफ की है, उसमें आप कर सकते हो। तो ये मल्टी लेयर है। लास्ट में मैंने बहुत सालों पहले एक किसान को देखा था, उसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही फायदेमंद है। वो किसान भाई क्या करते थे, बनाना के फार्मर थे। वो नॉर्मली जून या जुलाई में बनाना की खेती करते थे। केले के अंदर दूसरा एक फसल लेते थे और तीसरा भी फसल लेते थे विदिन बनाना। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा है, कई किसान भाई दक्षिण गुजरात में कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया अनुभव है, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो किसान क्या करता था कि 6 बाय 6 में केले की प्लांटिंग करता था। मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। जहाँ पे बनाना केले का पौधा लगता था, वहाँ पे मेड़ रहता था, बराबर? मेड़ पे 6 फीट पे बनाना का प्लांटिंग करते थे और मेड़ पूरा का पूरा जमीन से 1.5 फुट ऊंचा, बराबर? मतलब ये लेयर है तो ये लेयर पे 1.5 फुट ऊपर बनाना का प्लांट आता था, यहाँ से शुरू होता था और यहाँ पे नीचे रहता था जमीन। तो पूरा ऐसा मेड़ बना के मेड़ पे ऊपर 6 फीट पे केले का पौधा लगाते थे। अभी केले का पौधा लग गया, उसमें मेड़ के साइड पे रताड़ू जिसको बोलते हैं, याम। महाराष्ट्र में रताड़ा यानी कि स्वीट पोटैटो है, लेकिन गुजरात में रताड़ा मतलब बहुत बड़ा आता है, इतना बड़ा। उसमें 2 वैरायटी आती है, गोल रताड़ा आता है और एक लंबा रताड़ा आता है, बराबर? तो वो दोनों करते थे, एक साइड पे गोल वाला करते थे, एक बार लंबा वाला करते थे, बराबर? पिंक कलर का आता है अंदर से, बराबर? और याम बोलते हैं उसको, वो करते थे, बराबर? तो इस तरह से करते थे अगर 2 क्रॉप करना है तो। अगर उनको 3 क्रॉप करना है तो वो एडवांस प्लानिंग करते थे। अभी बैक जाते हैं इतना समझने के बाद, बराबर? वो क्या करते थे, पहले से मेड़ बना देते थे कि यहाँ पे बनाना का प्लांट आएगा। वहाँ पे निशानी भी करके रखते थे 6-6 फीट पे, बराबर? और जो बीच वाली जगह बची, तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझना, यहाँ से यहाँ 6 फीट डिस्टेंस है, ये पौधे से ये पौधा 6 फीट है। तो बीच में जो स्क्वायर होता है, चौरस होता है, उसमें छोटा सा स्क्वायर बनाते थे। 2.5 बाई 2.5 या 3 बाई 3 के स्क्वायर में वो जिमीकंद लगाते थे, सूरन जिसको बोलते हैं, या तो उसको एलिफेंट फूट बोलते हैं। मतलब अभी बनाना का प्लांटिंग हुआ नहीं है, सिर्फ मेड़ बना गए, मेड़ बना दिए, मेड़ पे निशानी हो गई कि यहाँ पे बनाना आएगा और उसके बीच में जो स्क्वायर छोटा बनता है, उसमें जिमीकंद का ऑलरेडी प्लांटिंग कर देते थे। और जिमीकंद का प्लांटिंग करते थे लगभग होली के आसपास, यानी कि मार्च महीने में। जिमीकंद 4 महीने की फसल है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में जब निकलने वाला होता है, तब उसमें बनाना प्लांटिंग होता है, बराबर? और उसके बीच में जो मेड़ है, उसमें आपका याम यानी कि रताड़ा, बराबर? गोल वाला और लंबा वाला दोनों का प्लांटिंग करते थे। किसान भाइयों, आप मानोगे नहीं, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सही है और मैंने खुद देखा है, किसान भाई करते थे। वहां पे बनाना का प्रोडक्शन कम से कम 20 से 30 टन आता है। कब शुरू हुआ? मार्च महीने से। मानो कि मार्च 2025 से वो सूरण यानी कि जिमीकंद आपने लगाया मार्च 2025 में, बराबर? उसका प्रोडक्शन आएगा जून जुलाई में। उसको या तो आप स्टोर कर लेते हो या तो डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हो। उसका प्रोडक्शन, अगर आपने 300 ग्राम की गांठ लगाई थी, तो 300 ग्राम वाली गांठ कम से कम 600-700 ग्राम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 किलो 1.5 किलो की भी हो जाएगी। कोई किसान भाई उसकी गांठ जो बीज होता है वो थोड़ा बड़ा लगाते हैं, 1 किलो के आसपास का, उसका 1.5 से 2 किलो का यानी 3 किलो का भी होने की संभावना है। मानो कि डबल हो गया, बराबर? आपने 1 किलो लगाया था, 2 किलो निकला। हमने जो कैलकुलेशन किया, उसमें बनाना का प्रोडक्शन हमने गिना कि लगभग 20 एक टन जितना बनाना आएगा और उसके साथ में वो जो जिमीकंद लगाया है
जिमीकंद की जो गांठें निकलेगी डबल होके निकलेगी। मानो कि आपने एक अंदाजे से बोल रहा हूं कि आपने मानो कि आपने 5 टन जिमीकंद लगाया था, वो 10 टन होके निकलेगा, बराबर। तो आपको वो प्रोडक्शन मिल गया, 20 टन आपको केले का प्रोडक्शन मिल गया। और तीसरा जो इन बिटवीन होने वाला है कि जो याम है, रताड़ा है, उसका प्रोडक्शन मिल गया। 3 का प्रोडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा? तो कभी जिमीकंद मार्च 25 में शुरू किया था, वो जून जुलाई 25 में ही मिल जाएगा। मतलब केले का खर्चा आपको आना शुरू हो जाएगा। केले के लिए जो खर्चा करना है उसके लिए आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा आ गया। अभी साथ में वो दूसरा खेती शुरू हुआ है आपका रताड़ा, मतलब याम का, वो लगभग 5-6 महीने में आपको प्रोडक्शन दे देगा, बराबर। तब तक केला चलता रहेगा। मतलब केला जब उम्र आधी होती है 5-6 महीने का, जब उसमें फ्लावरिंग आने वाला है, तब तक वो याम का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो दूसरी बार प्रोडक्शन आया आपका, दूसरी बार पैसा आया, और वही जमीन में से तीसरी बार यानी कि और 6 महीने के बाद केले का प्रोडक्शन आएगा। मतलब कुल मिला के जहां पे आप इंटेंसिव फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, न्यूट्रिशन इरिगेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक ही खेत में से ऐसा मल्टी क्रॉपिंग करके, रिले क्रॉपिंग करके, मिक्स क्रॉपिंग करके आप कहीं ना कहीं सेफ गार्ड हो जाते हो। फ्लक्चुएशन के ऊपर, भाव का, रेट का फ्लक्चुएशन, सीजन का फ्लक्चुएशन, उसके सामने आप एकदम सेफ गार्ड हो जाते हो सकता है कि आपको बहुत फायदा हो, लेकिन लॉस जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे सेफ गार्ड है, एक बफर है, जो पहले मैंने यूज किया था शब्द बफर, बराबर। तो आप बफर हो जाते हो। तो किसान भाइयों, हमने पहले समझाया कि मिक्स क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा है रिले क्रॉपिंग, तीसरा है कैच क्रॉपिंग, चौथा मल्टी लेयर फार्मिंग, और पांचवा मैंने आपको एक बहुत ही अनुभवी किसान का अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, पहली बात। दूसरा, आप कैसे करना चाहते हो, सब उदाहरण के साथ बताया मैंने। आप क्या करोगे, आपको क्या फायदा दिख रहा है इसमें, आप एक्सपेरिमेंट तौर पे आधे बीघे में या तो आधे एकड़ में आप करोगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन 101% आपको फायदा होने की संभावना है। कम से कम जो फ्लक्चुएशन है वातावरण का और जो फ्लक्चुएशन है भाव का, रेट का, उसके सामने आप कहीं ना कहीं एक इंश्योर्ड हो जाते हो कि जैसे आप बीमा है कि ये तो बीमा वाला फसल है, मुझे मार नहीं डालेगा, मुझे तबाह नहीं कर देगा, बराबर। तो ये एक्सटेंसिव फार्मिंग की जगह पे इंटेंसिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, बराबर। एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब आपकी 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में आपने कपास कर दिया, आप 100% सक्सेसफुल हो गए, आपका 15 क्विंटल प्रति एकड़ आ गया, 150 क्विंटल कपास आ गया, बहुत अच्छा है सर ऐसा हो जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 100% लॉस जाने की भी संभावना है। तो उसके सामने अगर आप ऐसा मिक्स क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, कैच क्रॉपिंग या तो मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हो तो आप बच जाते हो। एक बीमा है, एक इंश्योरेंस है, बराबर, एक बफर है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए। आपके जैसे कई किसान भाई को ऐसी माहिती की जरूरत है, उनको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में कुछ कमेंट ना करो तो ऐसा कमेंट डालिए कि ये तो सर पता था, ये पता नहीं है तो वो टॉपिक डालिए, तो वो टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।